स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो हाल ही में स्काई रॉकेट होते टमाटर के दामों ने देश के आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज के होश उड़ा दिए हैं। आलम यह है कि आज ऑल सीजन कंज्यूम की जाने वाली एक कमोडिटी देश में पेट्रोल से भी महंगी बिक रही है। मैकडॉनल्ड जैसे फास्ट फूड जायंट ने तो इन हाई प्राइसेस के चलते टमाटर को अपने फूड मेन्यू से तक बाहर कर दिया है। टमाटर जैसी एसेंशियल कमोडिटीज के इन बढ़ते दामों ने कई हाउस होल्ड्स के मंथली बजट को बिगाड़ दिया है। इसके चलते लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार इन हाई प्राइसेस का ठिकारा इन्वायरमेंटल, लॉजिस्टिकल और मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स पर फोड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो बात सबसे परेशान करने वाली है वो ये कि आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में टमाटर के हाई प्राइसेस को देश में इन्फ्लेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर से रिलेट किया है। यानी आरबीआई का मानना है कि अगर टमाटर जैसी कॉमन, एसेंशियल और इररिप्लेसेबल कमोडिटी की प्राइस ऐसे ही बढ़ती रही तो देश में इन्फ्लेशन को भी बढ़ा देगा। वही इन्फ्लेशन जिसे हम सब आम भाषा में महंगाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। असल में इन्फ्लेशन है क्या, किस तरह से इसे मेजर किया जाता है और इन्फ्लेशन किस किस प्रकार की हो सकती है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस3 के इकोनॉमी सेक्शन में देखने को मिल सकती है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। जनरली इन्फ्लेशन को 2 तरीकों से डिफाइन किया जाता है। एक गुड्स या सर्विस का पहले की तुलना में महंगा हो जाना या किसी करेंसी के परचेजिंग पावर का पहले की तुलना में कमजोर हो जाना। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज 1 किलो शुगर के पैकेट की कीमत 100 रुपए है। इसका मतलब अगर आपकी पॉकेट में एक 100 का नोट है तो आप किसी भी शॉप या सुपरमार्केट में जाकर 1 किलो शक्कर आराम से खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए कि 1 महीने बाद उसी शुगर पैकेट की कीमत बढ़कर 200 रुपए हो जाती है। यानी अब सेम पैकेट को खरीदने के लिए आपको अपनी पॉकेट से 2 100 के नोट खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब पहले जहां 100 का नोट आपको 1 किलो शुगर दिलाने के लिए काफी था, वहीं अब ये काम 200 के नोट से मुमकिन होगा। इन्फ्लेशन या महंगाई ऐसी ही एक रेट को कहा जाता है जहां आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है या किसी कमोडिटी या गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर के बीच के इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। यही कारण है कि जो गोल्ड 1980 में 1300 रुपीज पर 10 ग्राम हुआ करता था वो आज बढ़कर 60,000 हो गया है। और जो पेट्रोल 1980 में 4 रुपए लीटर था वो आज 105 पर पहुंच गया है। असल में इन्फ्लेशन के कारण मनी की रियल वैल्यू घट जाती है। इसके चलते लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ता है क्योंकि अब वो सेम अमाउंट ऑफ मनी में लेसर नंबर ऑफ कमोडिटीज को खरीद सकते हैं। हाई इन्फ्लेशन फूड कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर देता है। जहां ये कभी फूड शॉर्टेज का कारण बन जाता है तो कभी इमीडिएट गुड्स के कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन के चलते 50 रुपए किलो बिकने वाला गेहूं या व्हीट की कीमत बढ़कर 200 रुपए हो जाए। ऐसे में देश के कई हाउस होल्ड जो एक फिक्स्ड इनकम से अपना घर चलाते हैं उनके लिए गेहूं खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। फलस्वरूप लोग गेहूं के सब्स्टिट्यूट के रूप में बाजरा यानी पर्ल, मिलेट या मक्का खाने लगेंगे, जिसके चलते इन कमोडिटीज की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। इकोनॉमिक्स में इस तरह के गुड्स को गिवन गुड्स कहा जाता है। कंजम्पशन पैटर्न की तरह इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट फिक्स्ड सैलरीड इनकम ग्रुप वाले लोगों पर यानी सैलरीड वर्कर्स या पेंशनर्स पर भी देखने को मिलता है, जहां उनकी रियल इनकम रिड्यूस हो जाती है।
दरअसल किसी भी इंडिविजुअल की ट्रू इनकम उसकी इनकम मनी के परचेजिंग पावर को कहा जाता है। रियल इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम मनी डिवाइडेड बाई प्राइस लेवल, यानी जैसे जैसे कमोडिटीज का प्राइस लेवल हाई होता है वैसे वैसे आपकी रियल इनकम कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि प्रीवियस मंथ तक एक इंसान जिसकी मंथली सैलरी 50,000 थी वो 40,000 के अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे घर का रेंट, फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सेट्रा के बावजूद 10,000 रुपए सेव कर लेता था। बट सडनली हाई इन्फ्लेशन के चलते पेट्रोल, फूड आइटम्स और रेंट के बढ़ने से उनके फिक्स एक्सपेंस 55,000 के हो गए। यानी इन्फ्लेशन के चलते उस पर्सन की रियल इनकम रिड्यूस हो गई और अब उसके लिए अपनी करंट रियल इनकम पर सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इन्फ्लेशन के चलते फ्लोटिंग इनकम वाले ग्रुप्स यानी बिजनेसेस को काफी फायदा होता है और उन्हें हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। कुछ वैसे ही जैसे करंटली टमाटर की ट्रेडिंग करने वाले मिडिल मैन्स हाई प्राइसेस की वजह से बेटर प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन का नेगेटिव इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी पर भी पड़ता है, जहां परचेजिंग पावर कम होने से इंटरनेशनल मार्केट में रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है। रुपी की डेप्रिशिएट होने का डोमिनो इफेक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स को भी रिड्यूस कर देता है और हमारे इंपोर्ट्स को इंक्रीज। दरअसल इन्फ्लेशन के चलते रॉ मटेरियल्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे रेंट, लेबर वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण देश में बनने वाले गुड्स की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें लेस कॉम्पिटिटिव बना देता है। साथ ही कमोडिटीज के डोमेस्टिक मार्केट में महंगे होने के कारण लोग चीपर गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट देश के फॉरेक्स रिजर्व्स पर भी पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी को सिर्फ नेगेटिव मैनर में ही इंपैक्ट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का पॉजिटिव रिजल्ट शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज, इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न और प्रोड्यूसर को हायर प्रॉफिट जनरेट करके देता है। इकोनॉमिस्ट की माने तो कुछ कंसिडरेबल रेट तक इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्दी भी होता है। इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड केन्स कहते हैं कि कुछ लिमिट तक इन्फ्लेशन रेट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी है। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी में कमोडिटीज की प्राइसेस को लगातार गिरने दिया जाए तो कंज्यूमर्स अपनी परचेज को होल्ड कर देते हैं ताकि वो और कम प्राइसेस पर कमोडिटी परचेज कर सकें, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड और प्रोडक्शन घट जाता है, जो आगे जाकर एक फ्लैटनिंग इकोनॉमी का रूप ले लेता है। ऐसे सिचुएशन के इमरजेंस को रोकने के लिए स्लाइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी होता है। इन्फ्लेशन के इसी पैराडॉक्स के चलते साल 2014 में बनी उर्जित पटेल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अप्लाई करते हुए 4% इन्फ्लेशन रेट अंडर बैंड फॉर +-2% तक रखने का सजेस्ट किया था। यानी भारत जैसी एक हेल्दी और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए आइडियल इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच है। दोस्तों, अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पर इन्फ्लेशन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। किसी भी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब पैदा होती है जब किसी पर्टिकुलर गुड या कमोडिटी की डिमांड तो हाई हो लेकिन उसकी सप्लाई लो। ऐसी सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई के बीच गैप आ जाता है जो उस कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा देता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने अक्सर देखा है कि भारत में दिवाली या होली जैसे फेस्टिवल के दौरान काफी स्वीट्स कंज्यूम की जाती हैं। इन स्वीट डिशेस को बनाने के लिए एक मेजर इंग्रेडिएंट के रूप में मिल्क यानी दूध का इस्तेमाल होता है, जो मार्केट में मिल्क की डिमांड को बढ़ा देता है। लेकिन देश में मौजूद काउज या बफेलोस ऐसे में स्वीट डिशेस बनाने के लिए रिक्वायर्ड मिल्क अवेलेबल नहीं होता और मार्केट में ऑलरेडी मौजूद मिल्क की डिमांड फर्दर बढ़ जाती है। इसके चलते हमें मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कारण तब बनता है जब किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से फाइनल गुड्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस पर कमोडिटीज अवेलेबल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए सैंड माइनिंग पर स्ट्रिक्ट लॉज आने के कारण मार्केट में सैंड की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके चलते हाउसेज या फ्लैट्स बायर्स के लिए पहले से महंगे हो जाते हैं। इसी इन्फ्लेशन सिचुएशन को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन तब कहा जाता है जब सप्लाई चेन या प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्बैलेंसेस के कारण चीजों की प्राइसेस में हाइक देखने को मिलता है। इसका मतलब इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर में किसी तरह का इम्बैलेंस जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा दूसरे सेक्टर के प्रोडक्शन को लार्जली इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आज दुनिया भर में मोबाइल फोन या लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर को चाइना द्वारा प्रोसेस करके भेजा जा रहा है। ऐसे में चाइना से शुरू से होने वाली इस सप्लाई चेन के डिस्टॉर्ट होने से मार्केट में सेमीकंडक्टर मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी, जो मार्केट में मोबाइल और लैपटॉप्स के प्राइसेस को बढ़ा देगा।
हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कमोडिटी की प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर देश की करेंसी और इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती हैं। जनरली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कमोडिटीज की प्राइसेस पर मंथ 50% से ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, जो देखते ही देखते करेंसी की परचेजिंग पावर को खत्म कर देता है। हाइपर इन्फ्लेशन को रनवे इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ने या भागने लगता है। जनरली हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब पैदा होती है जब किसी देश की सरकार अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नई करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देता है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स ना लेने के कारण वहां गुड्स की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि करेंसी की परचेजिंग पावर बिल्कुल लो हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हमें वेनेजुएला में आए इन्फ्लेशन के रूप में देख सकते हैं, जहां देश में बढ़ती प्राइसेस और वेनेजुएलियन गवर्नमेंट द्वारा कंटिन्यूअसली मनी प्रिंट करने की वजह से कमजोर हुई करेंसी के चलते साल 2018 में 65,000% इन्फ्लेशन देखा गया। इन्फ्लेशन के सभी टाइप्स के बीच हाइपर इन्फ्लेशन सबसे डेंजर कंडीशन मानी जाती है, जो देश की इकोनॉमी को पूरी तरह कोलैप्स कर देती है। 2007 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशंस पैदा हुई थी, तो वहां हालत ऐसे हो गई थी कि कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी यानी जिम्बाब्वियन डॉलर ने पूरी तरह दम तोड़ दिया था। आलम यह था कि लोगों ने लकड़ी की जगह जिम्बाब्वियन डॉलर्स को बर्न करना शुरू कर दिया था। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन 3 कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से मर्ज होती है: लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जहां इस तरह के इन्फ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ किसी इकोनॉमी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए कोविड पैंडेमिक के दौरान प्रोडक्शन बंद होने से एक तरफ जहां कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही थी, तो वहीं लॉकडाउन ने कई लोगों को अनएम्प्लॉयड बना दिया था, जिससे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो गई थी। हालांकि बाकी इन्फ्लेशन के मुकाबले स्टैगफ्लेशन को एक रेयर फिनोमिनन माना जाता है। श्रिंकफ्लेशन एक हिडन और रिलेटिवली नए प्रकार का इन्फ्लेशन है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब मैन्युफैक्चरर्स राइजिंग कॉस्ट के चलते अपने प्रोडक्ट की साइज को कम कर देते हैं, लेकिन उसकी प्राइस को नहीं। इसी कंडीशन को पैकेजिंग डाउनसाइजिंग से भी रिफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बेवरेज कंपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक की एक 2 लीटर वाली बॉटल को अब तक 70 रुपीज में बेचा करती थी, लेकिन अब उसने नए पैकेजिंग के साथ अपने 70 रुपीज वाली बॉटल को 1.75 लीटर्स के साथ मार्केट में लॉन्च किया। यानी कंपनी ने सेम प्राइस पर प्रीवियस प्रोडक्ट को 2 लीटर से 1.75 लीटर्स कर दिया। इसी कंडीशन को पैकेजिंग डाउनसाइजिंग या मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। ग्रीडफ्लेशन ये एक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जहां प्राइस के बढ़ने के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स कॉर्पोरेटेड ग्रीड यानी लालच होता है। ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट हाउसेस अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स के कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स पर देखने को मिलता है। साथ ही ग्रीड के कारण इंक्रीज हुए शार्प प्राइसेस मार्केट में अनसस्टेनेबल बबल्स कंडीशन क्रिएट करती हैं, जिनके बर्स्ट होने से फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो सकता है। हालांकि बाकी इन्फ्लेशन के टाइप्स के मुकाबले ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, जहां अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश अब इस तरह के इन्फ्लेशन की मौजूदगी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से मिले डेटा के मुताबिक प्री पैंडेमिक ईयर्स में यानी 2017 से 2019 के बीच लिस्टेड इंडियन कंपनीज का नेट प्रॉफिट एवरेज 0.83 ट्रिलियन था, जो एक्सपोनेंशियली 3.5 टाइम्स बढ़कर मार्च 2023 में 2.9 ट्रिलियन हो गया, जो इंडियन इकोनॉमी में ग्रीडफ्लेशन के प्रेजेंस को सजेस्ट करता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन जहां किसी इकोनॉमी में प्राइसेस स्लोली राइज करते हैं, उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। जनरली ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन की रेट 3% से कम होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन के केस में किसी कमोडिटी की प्राइस के डबल होने में 30 से 35 इयर्स का टाइम लगता है। इस तरह प्राइसेस का स्लोली राइज होना इकोनॉमी के लिए सेफ और एसेंशियल माना जाता है, इसीलिए इसे माइल्ड या मॉडरेट इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस जहां इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट या 3 to 10% के बीच राइज करता है, उसे वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस तरह का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल माना जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्टली हीट अप करने लगता है। दरअसल इस तरह की कंडीशन में गुड्स दिन ब दिन महंगे होते जाते हैं, इसके चलते लोग ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को परचेज करने लगते हैं, ताकि नेक्स्ट डे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पर सेम कमोडिटी को ना खरीदना पड़े। ऐसा करने से सप्लाई के मुकाबले लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है। फलस्वरूप देखते ही देखते
कॉमन गुड्स और सर्विसेज इतनी महंगी हो जाती हैं कि वो ज्यादातर लोगों के पहुंच से बाहर हो जाती हैं। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इन्फ्लेशन रेट डबल या ट्रिपल डिजिट रेंज से बढ़ने लगती है। इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी के लिए एब्सोल्यूट क्योस की तरह होती है, जहां मनी अपना फेस वैल्यू इतना जल्दी लूज करने लगता है कि बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एम्प्लॉय इनकम के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैच करना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही इस कंडीशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स इकोनॉमी से अपना इन्वेस्टमेंट पंप आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इकोनॉमी अपनी स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है। सरकार के लिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हर कीमत पर कंट्रोल करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन को समय से कंट्रोल ना किया जाए तो वह हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन 1970s में यूएस इकोनॉमी में तब देखी गई थी जब ओपेक कंट्रीज ने योम किपुर वॉर के दौरान इजराइल को सपोर्ट करने वाले नेशंस पर ऑयल इंपोर्ट के सैंक्शंस लगा दिए थे। दोस्तों, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की रिवर्स सिचुएशन को कहा जाता है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस तेजी से गिरने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसके चलते देश में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। हालांकि डिफ्लेशन के केस में हमारी इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव में चली जाती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। 1990s के दौरान जापानीज इकोनॉमी को लगभग एक दशक तक डिफ्लेशन का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को 3 मेथड से मेजर किया जाता है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेक्टर। WPI किन्हीं 2 ईयर्स के बीच बल्क में ट्रेड हुए गुड्स के प्राइसेस में आए चेंजेस को दर्शाता है। इसके लिए बेस ईयर 2011-12 को कंसीडर किया जाता है। इस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रिलीज किया जाता है। वहीं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स के साथ साथ सर्विस के प्राइस में आए चेंजेस को भी मेजर किया जाता है। CPI 4 तरह का होता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स IW, CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स AL, CPI फॉर रूरल लेबरर्स RL और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज UNME। इनमें से CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के डेटा को कलेक्ट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है। वहीं बाकी तीनों इंडेक्स के डेटा को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि CPI गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस में आए चेंजेस को बताता है। इसलिए इंडिया में CPI को एक बेटर इन्फ्लेशन मेजर टूल माना जाता है। इन दोनों के अलावा GDP डिफ्लेक्टर भी इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। GDP डिफ्लेक्टर में देश के नॉमिनल GDP को रियल GDP से कंपेयर किया जाता है, जिससे देश में महंगाई का पता लगाया जा सके। दोस्तों, जनरली इन्फ्लेशन या महंगाई को एक नेगेटिव ड्राइविंग फोर्स की तरह देखा जाता है, लेकिन एक इकोनॉमी के हेल्दी, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड होता है। ऐसा इन्फ्लेशन जो देश के इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल की तरह फॉरवर्ड थ्रस्ट देता रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।